हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है सामान्य हिंदी संप्रेषण का, जो बीए सेकंड सेमेस्टर का जो जर्नल हिंदी का जो पेपर होगा, उससे संबंधित मैं आपके सामने कंप्लीट वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें अपन कंप्लीट रिवीजन करने वाले हैं आपके सामने। जिसका यूनिट फर्स्ट है, उसके सामने आपके जितने भी जो पर्सन होंगे, यूनिट सेकंड के, यूनिट थर्ड के कंप्लीट रिवीजन अपन करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं अपन वीडियो को। इससे पहले आपके सामने ये वाली जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये जो पीडीएफ है, ये टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी आपको। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जाकर जरूर से पढ़ लेना वहां से। चलो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने, नाना देशमुख के ग्रामोत्थान निबंध के माध्यम से ग्रामीण विकास के कौन कौन से आदर्श प्रस्तुत किए गए। तो नानाजी देशमुख ने एक ग्राम उत्थान के नाम से एक निबंध लिखा, जिसमें से गांव के विकास के लिए कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए उसके बारे में उन्होंने विस्तार से बताया। तो उसके बारे में अपन विस्तार से पढ़ेंगे कि भाई एक आदर्श ग्राम कौन सा होता है। ऐसा ग्राम जहाँ पर सभी लोग खुश हों, स्वास्थ्य सुविधाएं आपके सामने प्राप्त मिले, शिक्षा की सुविधाएं प्राप्त मिले, आपके सामने पेयजल है वो प्राप्त मिले, जितनी एक आम जन के लिए सुविधाएं होती हैं, वहां पे जितनी जनता रहती है वो खुशहाल रहे और सारी की सारी सुविधाएं पर्याप्त मात्रा में मिल सके, उसको आदर्श ग्राम के नाम से जाना जाता है। तो इस ऐसे प्रकार का जो ग्राम होता है, जो ग्रामीण व्यवस्था होती है अपने गांव की, भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या आपके सामने गांव में रहती है, उसके बारे में नाना देशमुख ने क्या बताया, उसके बारे में अपन विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। अपन शुरू करें वीडियो को, इससे पहले आपको क्या करना है, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना है। आप में से 90% ऐसे बच्चे हैं जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, बस वीडियो देखकर चले जाते हो। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और अन्य वीडियो आपके सामने प्लेलिस्ट का लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, वहां पर मिल जाएंगे। अगर आपको और रिवीजन करना है और पढ़ाई करनी है तो वहां से जाकर जरूर से पढ़ लें। अब शुरू करें आपके सामने। नाना देशमुख का ग्रामोत्थान निबंध केवल ग्रामीण समस्याओं का चित्रण नहीं करता है। नानाजी देशमुख के द्वारा आपके सामने ग्राम उत्थान जो निबंध लिखा गया, ये सिर्फ ग्रामीण समस्याओं के बारे में बात नहीं करता है, बल्कि किस चीज की बात करता है कि एक दूरदर्शी व व्यवहारिक ग्रामीण विकास मॉडल की बात करता है। मतलब इसका उद्देश्य सिर्फ यही नहीं है कि आपको ये बताया जाए कि एक गांव है, उसके अंदर कौन कौन सी समस्याएं देखने को मिलती हैं, बल्कि एक विस्तृत रूपरेखा है जहां पे एक गांव में अगर इन सब चीजों को सही से लागू कर दिया जाए तो उसका आपके सामने किस प्रकार से गांव है वो एक खुद आत्मनिर्भर हो जाएगा, खुद का विकास है वो खुद से कर पाएगा। तो ये क्या एक प्रकार की दूरदर्शी और व्यवहारिक ग्रामीण मॉडल देने का काम करती है कि गांव में अगर ये सब चीजें लागू कर दी जाएं तो गांव है उसका विकास बहुत ज्यादा तेजी से हो जाएगा। इस निबंध के माध्यम से नानाजी ने ऐसे आदर्शों को प्रस्तुत किया है, रेखांकित किया है, जो आत्मनिर्भर हैं, स्वावलंबी हैं और नैतिक ग्राम समाज की स्थापना के लिए अनिवार्य है। ये आपके सामने जो निबंध है, इसके माध्यम से जो नानाजी हैं उन्होंने इस प्रकार के जो आदर्श हैं, इस प्रकार के नियमों के बारे में बताया है, जो एक गांव है उसको कैसा बनाएंगे, आत्मनिर्भर, जिसको सरकार पर, जिसको दूसरी ग्राम पंचायतों पर, उन सब चीजों पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा। वो खुद से आपके सामने आत्मनिर्भर होंगे, स्वावलंबी होंगे। स्वावलंबी क्या होता है आपके सामने, जो जो व्यक्ति या जो संस्था खुद से अपने कार्यों को, अपने जो जितने भी कार्य होते हैं उसके खर्चे हो गए, उन सब चीजों को निकाल सके, उसको स्वावलंबी के नाम से जाना जाता है। साथ के साथ नैतिक ग्रामीण समाज की स्थापना की भी बात की, और क्या बताया कि नैतिक क्या होता है, ऐसा गांव जहां पर सभी चीजें अच्छी हो, नियम और कायदों से चले, कानूनी रूप से, राजनीतिक व सामाजिक रूप से एकदम हर चीज वो सटीकता से चले। समझ में आ गया आपके सामने। अगला पॉइंट है इसका आपके सामने, जो अब किस प्रकार से उन्होंने कौन कौन से बिंदु बताए जिससे एक आत्मनिर्भर व स्वावलंबी जो ग्राम है उसका विकास होता है। नानाजी का केंद्रीय ग्रामीण आदर्श ग्रामों का आत्मनिर्भर बनाना था। नानाजी का क्या उद्देश्य था कि वो केंद्रीय आपके सामने ग्रामीण व्यवस्था है उसको वो बनाना चाहते थे। वे मानते थे गांवों को अपनी मूलभूत आवश्यकताएं, भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य के लिए बाहरी चीजों पर आत्मनिर्भर नहीं रहना चाहिए। नानाजी का क्या मानना था, नानाजी देशमुख का, कि गांव को खुद से आपके सामने आत्मनिर्भर होना चाहिए। उनके लिए कोई भी गांव होता है, उसके लिए कोई भी ग्रामीण व्यवस्था या कोई भी संस्था है ना, खास करके ग्रामीण व्यवस्था, आप अपनी ग्राम पंचायत को देखिए, उसमें लोगों की क्या क्या जरूरतें हैं। सबसे पहले जरूरत है भोजन। कोई भी गांव में व्यक्ति है, काफी लोग अमीर है भाई, वो तो
जिनके पास कृषि है या अमीर है, जो खुद से क्या कर सकते हैं, आपके सामने भोजन की व्यवस्था कर सकते हैं। लेकिन समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो खुद से आपके सामने भोजन की व्यवस्था नहीं कर सकते हैं, जिनके पास उतने पैसे नहीं हैं, उतने संसाधन नहीं है, शारीरिक व मानसिक रूप से वो इतने स्वस्थ नहीं है कि अपने भोजन की व्यवस्था कर सके। तो इस प्रकार के लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था होनी चाहिए। ग्रामीण का एक सामाजिक तबका ऐसा भी होता है, आज के समय तो हो सकता है ऐसे बहुत कम लोगों, लेकिन ऐसा भी हो सकता है जिनके पास पर्याप्त रूप से वस्त्र भी नहीं है, भोजन भी नहीं है, तो समझ लो वो वस्त्र भी नहीं है उनके पास, उनकी व्यवस्था होनी चाहिए। इससे बड़ी समस्या, भोजन और वस्त्र आज के समय लगभग हर व्यक्ति के पास रहता है, सरकार की अलग अलग योजनाएं भी हैं इसके लिए, लेकिन एक सबसे बड़ी समस्या आवास। समाज में एक बहुत बड़ा ग्रामीण तबका जो भी आज आज के समय कच्चे मकानों में रहता है, तो उन लोगों के लिए पक्के मकान बनाए जाए। साथ के साथ गांव का हर व्यक्ति, हर वो बच्चा जो शिक्षा प्राप्त करना चाहता है, उसको शिक्षा के क्या मिले, मौके मिलने चाहिए। तथा स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए बेहतर जो विद्यालय है उनका निर्माण किया जाए। और सिर्फ विद्यालयों का निर्माण करने से शिक्षा बेहतर नहीं होती है, आपको क्या करना पड़ता है, विद्यालयों के साथ साथ वहां पे पढ़ाने वाले शिक्षकों को, वहां पे पढ़ने वाले बच्चों को, दोनों को इतना जागरूक और इतना सशक्त किया जाए कि वो आपके सामने क्या कर सके, शिक्षा के प्रति जागरूक रहें, शिक्षा का महत्व समझ सके और पढ़ाई को ज्यादा जोर दें। इन सब चीजों के लिए जो कोई भी संस्था, उसको बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। इसके लिए उन्होंने स्थानीय संसाधनों का अधिकतम उपयोग, कुटीर उद्योगों के विकास व कृषि के में सुधार के लिए रोजगार के स्थानीय अवसरों पर बल दिया। उन्होंने क्या किया, स्थानीय संसाधनों का अधिकतम उपयोग। उन्होंने बताया कि आपके पास जितने संसाधन है, जैसे आपके गांव में एक विद्यालय है, समझ में आ गया, लेकिन समस्या कहां पर आ रही है, शिक्षक अपना उतने अच्छे से नहीं पढ़ा पा रहे जितना उन्हें काम करना चाहिए। आपके हॉस्पिटल है जर्जर हो चुका है, तो आप उसका पुनः निर्माण करवा सकते हो। समझ में आ गया, वहां पे नर्स वगैरह को अगर सरकारी है तो अच्छी बात है, सरकारी नहीं है तो आपके गांव में कोई एक ना बच्चा ऐसा पढ़ा होगा जो नर्सिंग वगैरह करके कर रखा होगा, आपको कुछ पैसे से ग्राम पंचायत वो उसे रख सकती है। इस प्रकार के कुछ कार्य भी किए जा सकते हैं। तो जो आपके पास संसाधन ऑलरेडी उपलब्ध है उनका प्रयोग कीजिए। कुटीर उद्योगों का विकास, कुटीर उद्योग क्या होते हैं, छोटे छोटे उद्योग हैं, उनका विकास करना चाहिए। हथकरघा उद्योग, आपके गांव में कोई पोइट्री के जो मिट्टी बनाने का उद्योग होता है, कपड़े बुनने का उद्योग होता है, आपके सामने खेती का उद्योग होता है, उसमें फार्म वगैरह होते हैं, उन सब जो मत्स्य पालन, कृषि पालन, जो छोटे छोटे उद्योग हैं उनका विस्तार किया जाए। ग्राम पंचायत तो उनको क्या कर सके, मदद प्रदान करें। कृषि में सुधार और स्थानीय रोजगारों का सृजन करना। कोई भी ग्राम पंचायत है या कोई भी देश तभी सशक्त होगा जब उसमें रोजगार के पूरे मौके मिलेंगे जनता को। भारत एक युवा देश है जहां पर बहुत सारे लोग काम करने के लिए इच्छुक हैं, लेकिन रोजगार नहीं मिल पाता है। अगर ये व्यवस्था ग्रामीण स्तर पर ही सुधर जाए, गांव ही अपने लोगों को अगर रोजगार प्रदान करने लग जाए, तो आप खुद सोचिए, किसी व्यक्ति को बाहर जाकर काम नहीं करना पड़ेगा। उनका मानना था जब गांव अपनी समस्याओं का समाधान सब स्वयं ढूंढेंगे तो वास्तविक विकास संभव होगा। उनका यही मानना था कि गांव अपनी खुद ही समस्याओं का समाधान धीरे धीरे ढूंढने लग जाएंगे, तभी उनका वास्तविक विकास होगा। वो तब क्या होंगे, बाहरी सरकारी दान, वो ज्यादा बाहरी लोगों के द्वारा, भामाशाहों के द्वारा पैसा दे दिया गया, उससे गांव की चीजों का निर्माण हो गया। साथ के साथ जो सरकार के द्वारा जो सब्सिडी दी जाती है उस पर आधारित विकासों पर वो ज्यादा निर्भर नहीं रहेंगे, खुद का विकास वो खुद स्वयं कर पाएंगे। अगले वाले पॉइंट की तरफ अगर अपन आगे बढ़े, जो समग्र विकास का दृष्टिकोण है उससे संबंधित, समग्र विकास किस तरीके से होगा। ग्रामोत्थान केवल आर्थिक विकास तक ही सीमित नहीं है। अगर कोई भी गांव है या कोई भी संस्था जिसमें आम जनता जुड़ी हुई, चाहे कोई देश है, चाहे आपके सामने कोई गांव है, अगर उसको विकास करना है तो उसका विकास सिर्फ आर्थिक विकास, पैसे तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। विकास किस प्रकार से होता है, एक समग्र विकास वो होता है जहां पे पूरे समाज का निर्माण हो, संस्कृति, शैक्षिक व नैतिक पहलुओं का भी समावेश हो। मतलब जहां पे पूरा समाज का विकास देखने को मिले, सांस्कृतिक लोग से, जो हमारी संस्कृति है, जो हिंदू धर्म है, मुस्लिम धर्म है, ईसाई, सिख, बौद्ध, किसी भी धर्म के लोग अगर वहां पर रहते हैं, सभी लोग अपनी संस्कृतियों का पालन करें। किसी भी क्षेत्र से आते हैं वो उन संस्कृति को अपने। शिक्षक शैक्षणिक दृष्टिकोण से आपके बच्चे पढ़े लिखे हो, और सिर्फ पढ़े लिखे नहीं हो बल्कि उनको रोजगार भी मिले, साथ के साथ नैतिकता के साथ भी अपन जीवन को आगे बढ़ा सके। नानाजी ने शिक्षा के प्रसार के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता व सामाजिक सद्भाव व नैतिक जो संस्कार हैं उनकी भी बात की। मतलब नानाजी ने क्या बताया, कोई भी गांव है
वहां पर सामाजिक रूप से भी विकास हो और नैतिक विकास भी देखने को मिले। सभी लोग हैं वो अच्छे से काम करें, सभी लोग अपनी खुद की जिम्मेदारी समझे और इस हिसाब से अपना काम करें। उनका मानना था उनका उनका मानना था नैतिक मूल्यों का विकास होना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि आर्थिक उन्नति। उनका क्या मानना था, लोगों में नैतिक मूल्यों का विकास होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। जितना पैसे की उन्नति होना जरूरी है, उतना ही नैतिक मूल्यों का विकास होना भी जरूरी है। उनका मानना था कि ग्रामीण समाज का एक इकाई के रूप में देखा जा सकता है। अगर हम ग्रामीण समाज को विस्तृत रूप से अध्ययन करें तो उसको अपन एक इकाई से समझ सकते हैं, जहां हर पहलू एक दूसरे से जुड़ा हो और सभी के समावेशित विकास हो। उन्होंने क्या बताया कि ग्रामीण समाज को हम एक पूरी एक यूनिट की तरह, सारा समाज है वे छोटे छोटे घरों से मिलकर समाज बनता है और छोटे छोटे समाज से मिलकर एक ग्राम का निर्माण होता है। तो वो पूरी की पूरी एक ग्रामीण इकाई है जो सभी क्या एक दूसरे से जुड़े होते हैं और सभी को क्या करना पड़ता है, अपना एक समावेशी विकास की तरफ बढ़ना होता है। समझ में आ गया विस्तृत रूप से आपको हर चीज। अगले वाले पॉइंट की तरफ अपन बढ़े, जन भागीदारी और सामूहिक प्रयास। नानाजी का दृढ़ विश्वास था कि ग्रामीण विकास केवल सरकारी योजनाओं से नहीं, कोई भी गांव है उसका विकास, आजकल आपका खुद का ग्राम पंचायत देख लो, वो किस पर निर्भर है, सरकार के द्वारा 4-5 करोड़ रुपए जो अनुदान देती है, सब्सिडी देती है, जो उन्हें विकास कार्यों के लिए पैसे देती है, उसी पर निर्भर करता है आपके सामने, है ना। तो नानाजी का यही मानना था अगर कोई गांव को विकास करना है तो वो सिर्फ सरकारी योजनाओं पर ही उसको निर्भर नहीं रहना चाहिए, बल्कि गांव की सक्रिय भागीदारी भी नहीं रहनी चाहिए। गांव में सड़क बन रही है, गांव में स्वास्थ्य समुदाय का निर्माण हो रहा है, गांव में आपके सामने विद्यालय का निर्माण हो रहा है, विद्यालय के आपके सामने शिक्षकों का सम्मेलन है, तो सभी जो आपके सामने व्यक्ति है जो आपके सामने उपलब्ध हो सकता है वो वहां पहुंचे, अपना योगदान दे, सड़क में बराबर खड़ा हो और बताए कि अगर हमारे यहाँ से सड़क जा रही है तो इसके अंदर कितना उचित मात्रा से कार्य हुआ या नहीं हुआ। हर व्यक्ति की भागीदारी होना बहुत जरूरी है, सिर्फ सरपंच और पंच तक की जिम्मेदारी सीमित नहीं रहनी चाहिए, हर व्यक्ति की जिम्मेदारी अपनी जिम्मेदारी को समझना चाहिए। उन्होंने समाज शिल्प नामक अवधारणा को प्रस्तुत किया। उन्होंने किसका अवधारणा को प्रस्तुत किया, समाज शिल्प नामक जो अवधारणा है, समाज का निर्माण करना। समाज शिल्प क्या होते हैं, समाज है वो खुद अपने समाज को बेहतर बनाने के लिए कार्य करे, समाज शिल्प के नाम से जाना जाता है। उसके अवधारणा को प्रस्तुत किया। उनके अंतर्गत शिक्षित और समर्पित युवाओं को गांव में रहकर समाज सेवा करनी चाहिए। उनका क्या मानना था कि जो लोग शिक्षित हैं, जो लोग काम करना चाहते हैं, उन्हें गांव में रहना चाहिए, गांव ग्रामीण व्यवस्था को विकास करने के लिए वहां की समाज सेवा करनी चाहिए। समाज सेवा के लिए भाई आप अगर नर्सिंग कर रखी है, आपने डॉक्टर का कोर्स कर रखा है, 10 आप अपने 5-7 घंटे की नौकरी करते हो, उसके अलावा आप क्या कर सकते हो, गांव में अपना जो स्वास्थ्य समुदाय वहां पर 1-2 घंटे अपना आप अपनी स्वेच्छा से क्या कर सकते हो, अपनी ड्यूटी दे सकते हो। आपको भी नॉलेज हो जाएगा और गांव का विकास में भी भागीदारी देखने को मिल जाएगी। समझ में, शिक्षित हो तो गांव के सरकारी स्कूल में अगर कोई टीचर नहीं है तो आप उन बच्चों को पढ़ा भी सकते हो। यह आदर्श बताता है कि ग्रामीण विकास ही, ग्रामवासी ही आपके विकास के सबसे बड़े वाहक होते हैं। उसमें क्या बताया नानाजी ने, ये बताया अगर कोई गांव का विकास होता है तो उसमें सबसे बड़ा योगदान वहां के रहने वाले लोगों का ही होता है। सामूहिक निर्णय निर्माण करना और सहभागिता की योजना अभिन्न अंग है। सभी लोग मिलकर फैसले लें, सभी लोग जो सहभागिता दिखाएं, इसी से आपके सामने कोई गांव है उसका विकास होता है। अगले वाला पॉइंट है प्रौद्योगिकी का आपके सामने विवेकपूर्ण उपयोग करना। नानाजी आधुनिक तकनीक के विरोधी नहीं थे। जो आपके सामने नाना भाई जो देशमुख है, वो जो आज के समय की जो नई टेक्नोलॉजी है उसके विरोधी नहीं थे, बल्कि वे उनका ग्रामीण विकास करने में बल देते थे। उनका ये मानना था कि भाई नई टेक्नोलॉजी है वो बनी डेवलपमेंट और विकास के लिए है, तो आप भी उसका डेवलपमेंट के लिए उपयोग करो। उनका दृष्टिकोण था कि ऐसी तकनीक को अपनाया जाए जो स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल हो। उनका यही मानना था कि इस प्रकार की आपके सामने टेक्नोलॉजी को अपनाया जाए जो आपके सामने जो स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल हो। समझ में आ गया, स्थानीय परिस्थितियां मतलब जो आपके गांव के लोगों को भी रोजगार प्रदान करे और आपकी परिस्थितियों के अनुसार हो, पर्यावरण के लिए हितकारी हो। और पर्यावरण है जो आपके सामने जो पर्यावरण होता है उसके लिए भी क्या हो, हितकारी हो, और ग्रामीण के कौशलों को भी बढ़ाएं और गांव में रहने वाले लोग हैं उनके रोजगार को भी बढ़ावा करें और न कि उनको विस्थापित करने का कार्य करें। भाई गाँव को इस प्रकार की टेक्नोलॉजी आई जिससे गांव के लोगों को रोजगार मिले नहीं, पैसा कुछ लोगों के हाथों में चले जाए और गांव के लोगों का कौशल नहीं बढ़े, वो शहरों की तरफ पलायन करें। इस प्रकार की टेक्नोलॉजी नहीं आनी चाहिए। टेक्नोलॉजी इस प्रकार की आनी चाहिए जिससे हर लोगों का विकास हो सके।
उन्होंने कृषि की नई विधियां, ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों व संसार साधनों के उपयोग की वकालत की। उन्होंने क्या बताया, जो कृषि में नई नई विधियां, नई नई टेक्नोलॉजी को अपनाया जाए, नई बीज प्रणाली, नई खाद्य प्रणाली, आपके सामने जो उर्वरक प्रणाली हो गई, नई सिंचाई प्रणाली को लागू किया जाए, जिससे आपके सामने क्या हो, विकास देखने को मिले। ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत, आपके समय जरूरी नहीं कि आप सरकार के द्वारा जो ऊर्जा दी जा रही है उस पर निर्भर करो। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, गोबर गैस जैसी ऊर्जा के जो और विकल्प हैं उसकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए। उन्होंने संचार के उपयोग की वकालत की ताकि गांव में आधुनिक संचार भी बढ़ सके, और उन्होंने गांव में आधुनिक संचार को बढ़ाने पर भी बहुत ज्यादा जोर दिया। अगले वाला पॉइंट है संस्कार और संस्कृति का संरक्षण। वह केवल भौतिक विकास का ही जोर नहीं देते थे। उनका क्या था भाई, उनका जोर सिर्फ भौतिक विकास पर ही नहीं था, बल्कि वे मानते थे ग्रामीण जीवन में सादगी, सामुदायिकता और आपके सामने नैतिकता होनी बहुत जरूरी है। वो क्या करते थे, आपके सामने जो नानाजी देशमुख है, वो सिर्फ गांव का भौतिक विकास है उस पर ही जोर नहीं देते थे, बल्कि गांव का जीवन सादगीपूर्ण होना चाहिए, सामुदायिक विकास वाला होना चाहिए। यही उनकी वास्तविक शक्ति है। उन्होंने ग्रामीण संस्कृति और त्योहारों और परंपराओं को संरक्षण देना माना। उन्होंने क्या बताया कि ग्रामीण जो जीवन होता है इसमें लोग हैं वो अपनी परंपराओं को, त्योहारों को और जो उनकी संस्कृति है उसको संरक्षण देना जरूरी है। क्या मानते थे, गांव में लोग वो अपने, उनकी जो खुद की संस्कृति है, उनके जो त्योहार हैं और उनकी परंपराएं हैं, उनका संरक्षण होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि वे विकास की प्रक्रिया में अपना जो गांव है उसको ना खो सके। जिससे क्या होगा, आपके सामने जो विकास की जो पूरी प्रक्रिया है इसमें जो अपने ग्राम का जो गौरव है उसको वो ना खो सके। नैतिक शिक्षा, संयम व भाईचारे के मूल्यों को बढ़ावा देना था। उनका उद्देश्य यह भी था कि नैतिक शिक्षा को बढ़ावा दिया जा सके, भाईचारे को बढ़ावा दिया जा सके, और जो गांव में आदर्श हैं उन सब चीजों को बढ़ावा दिया जा सके। संक्षेप में नानाजी देशमुख ने ग्राम उत्थान निबंध के माध्यम से एक ऐसे भारत की परिकल्पना की है जहां गांव केवल भौगोलिक इकाई न रहकर आत्मनिर्भर, सुसंस्कृत और प्रगतिशील समाज को केंद्रित है। नानाजी देशमुख के द्वारा जो ग्राम उत्थान जो निबंध लिखा गया, इसमें एक ऐसे भारत को के बारे में बताया गया है जहां गांव है वो सिर्फ एक भौगोलिक इकाई नहीं है, समझ में आ गया, बल्कि वे कैसे है, आत्मनिर्भर, सुसंस्कृत व प्रगतिशील समाज के केंद्रित है। वो कैसे हैं, आत्मनिर्भर है, प्रगतिशील समाज की बात करते हैं जहां पर कोई बाहरी दबाव नहीं है बल्कि आंतरिक प्रेरणा व जनशक्ति संभव है, जहां पर सभी लोग अपने खुद से प्रयास करते हैं अपने गांव के विकास के। तो ये था आपके सामने जो पहला जो यूनिट है उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नानाजी देशमुख का जो ग्राम उत्थान से संबंधित प्रश्न था। कैसा लगा आपको जरूर से बताना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को जरूर से लाइक कर देना।